नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, भारत में जब जब कुछ कुछ बड़ा होने का प्रयास हुआ है तब ये इतिहास गवाह है मित्रों कि जब जब भारत ने कुछ बड़ी लकीर खींचने का प्रयास किया तब कुछ ऐसी चीजें घटी, ऐसी घटनाएं घटी मित्रों, जिसमें उलझकर भारत का समाज, भारतीय समाज आप कह सकते हैं अपने मुख्य उद्देश्य से भटक गया। आज जिस प्रकार से यूजीसी का विवाद देश भर के अंदर चल रहा है और सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से लोगों की भावनाओं को भड़काने का प्रयास है, तो आप गौर से देखेंगे कि ये वर्तमान में चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो निश्चित है कि चुनौती उस दृष्टि से भी सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, चूंकि बीजेपी पावर में है, न केवल दिल्ली में बल्कि कई बड़े राज्य, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, ये जितने बड़े राज्य हैं, असम, सब जगह भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। तो जो सत्ता में है उसके लिए तो आवश्यक है ही, लेकिन साथ ही आने वाले 2 महीने के बाद 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है और इन 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव हो, चाहे 2027 का उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों का विधानसभा चुनाव हो मित्रों, गुजरात में भी चुनाव है। तो चुनाव तो हर साल होते हैं, तो हर चुनाव और साथ साथ उससे भी बड़ी बात यह है कि जो बीजेपी की जो हिंदू राजनीति है, चुनाव तो एक तरफ है, लेकिन बीजेपी की जो हिंदू राजनीति है उसके लिए एक बड़ा इम्तिहान है। नहीं, बीजेपी के लिए बहुत ही बड़ी परीक्षा की घड़ी है मित्रों, एक बार फिर से, कि इस इम्तिहान में बीजेपी कैसे पास होगी। मित्रों, इतिहास ये रहा है और भारतीय जनता पार्टी का अगर आप चरित्र देखेंगे, और भारतीय जनता पार्टी का चरित्र, चुनावी रणनीति सबको देखेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप एक लाइन में अगर कुछ कह सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का संदेश देश भर में, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे वो मोहन यादव हो, चाहे वो नायब सिंह सैनी हो, बीजेपी का कोई भी नेता हो, या फिर युग अटल बिहारी वाजपेयी का हो, लाल कृष्ण आडवाणी का हो, कल्याण सिंह का हो, भैरव सिंह शेखावत का युग हो, कोई भी युग रहा हो, बीजेपी ने यही कहा, बटोगे तो कटोगे। मतलब बीजेपी ने क्या कहा? बटोगे तो कटोगे। मतलब बीजेपी मतलब 80% प्लस 20, 80 वर्सेस 20 की लड़ाई। बीजेपी की रणनीति यही है, बीजेपी की राजनीति यही है, बीजेपी का लक्ष्य यही है कि बीजेपी हिंदू समाज को एकजुट करना चाहती है। ये बीजेपी, और उसे एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करके चुनाव जीतना, ये तो साबित कर दिया है बीजेपी ने। नहीं, बीजेपी ने यह साबित कर दिया कि असम में जहां मात्र 60% लगभग हिंदू हैं, मात्र 60% हिंदू है आबादी जहां असम में, वहां बीजेपी सरकार बना रही है। तो वहां हिंदू चूंकि बटा नहीं, इसीलिए बीजेपी की सरकार बनी। तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती तब होती है मित्रों जब बीजेपी हिंदू जाति के नाम पे बंटते हैं, और जो बीजेपी विरोधी राजनीतिक दल है उनके लिए यह सबसे आसान तरीका है, क्योंकि उनको पता है कि मुसलमान वोट का पोल करने का जो ट्रेंड है, आज से नहीं, मैंने कई चुनावों का आप ले सकते हैं आंकड़ा, लेकिन मैं तात्कालिक आंकड़ा दे रहा हूं मित्रों। पिछला लोकसभा चुनाव जो 2024 में हुआ है, उत्तर प्रदेश में 92% मुसलमानों ने अखिलेश यादव की पार्टी को वोट दिया, 92% मुसलमानों ने वहां इंडिया अलायंस को वोट दिया, अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को वोट दिया। वहीं पश्चिम बंगाल में 88% ने ममता बनर्जी को वोट दिया, 88%। ठीक है, अब चलिए शिवसेना को, महाराष्ट्र में कौन ही जानत है जग में शिवसेना नाम तुम्हारा, बताइए, बाला साहब ठाकरे की पार्टी। लेकिन बाला साहब ठाकरे की पार्टी चूंकि कांग्रेस के साथ है, उद्धव ठाकरे की पार्टी चूंकि कांग्रेस के साथ है, तो मुसलमानों ने उद्धव ठाकरे की पार्टी को भी वोट दिया, इसलिए कि मुसलमानों के लिए एकमात्र बीजेपी को रोकना उद्देश्य है। लेकिन हिंदू वोट का आकलन जाति के आधार पर होता है कि किस जाति के कितने प्रतिशत मतदाताओं ने बीजेपी को वोट दिया। लेकिन असम को अगर उदाहरण माने तो असम का उदाहरण है मित्रों कि लगभग आप कह सकते हैं कि ये जो
80% हिंदू वहां के, आज 80% हिंदू बीजेपी को वोट करता है। 80%। बंगाल में 55%, 54%, 55% हिंदू बीजेपी को वोट करता है। लेकिन बीजेपी को अगर बंगाल में सरकार बनानी है तो बीजेपी को 70% हिंदुओं का वोट चाहिए। 70%। यह बात समझिए आप। तो इसीलिए बीजेपी, हिंदू बटेंगे अगड़े में, पिछड़े में, ब्राह्मणों को गाली देकर दलित राजनीति करेंगे, दलितों को गाली देकर ब्राह्मण राजनीति कर सकते हैं। दलित को गाली देकर ब्राह्मण राजनीति कर सकता है, ब्राह्मण को गाली देकर दलित राजनीति कर सकता है, पिछड़ा को गाली देकर अगरा राजनीति कर सकता है, अगरों को गाली देकर पिछड़ा राजनीति कर सकता है। लेकिन अलग अलग जातियों को गाली देकर बीजेपी की राजनीति ध्वस्त हो जाएगी। बीजेपी की राजनीति ध्वस्त हो जाएगी। यह सच है या नहीं है बताइए आप। अभी जिन 5 राज्यों में चुनाव होना है, आप बताइए, माने असम, पश्चिम बंगाल, ये 2 राज्य ऐसे हैं मित्रों जहां पर कि ब्राह्मणों की आबादी बहुत अच्छी है, अच्छी खासी है। मतलब उत्तर प्रदेश की तुलना में ज्यादा है, बिहार की तुलना में ज्यादा है। सच है या नहीं? केवल ब्राह्मण ही नहीं, बंगाल में कास्ट, बंगाल के वैश्य, ये सब आते हैं अग्री जातियों में, और वहां लगभग 20% अग्री जातियों का वोट है। एक तरफ बीजेपी जहां हिंदुओं की 70% की लड़ाई लड़ रही है, वहां अगर अग्री जाति के 20% वोट बीजेपी से कट जाए, जो विपक्ष चाहता है, तो बीजेपी चुनाव जीतेगी? नहीं जीतेगी। असम में अगर सवर्ण बीजेपी को नहीं वोट दे तो क्या बीजेपी जीत पाएगी? नहीं जीत पाएगी। तो असली खेल जो है इन दोनों राज्यों का है। और ये आया कहां से खेल? यूजीसी वाला। आप कहेंगे कि यूजीसी ने किया है, सरकार की भूमिका रही होगी। तो मित्रों, रोहित वेमुला और पल्लवी आत्महत्या केस में जो अदालत का फैसला आया, उसके आधार पर सरकार को कार्रवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब सरकार ने उस बात को संसद की जो सोशल वेलफेयर विभाग का जो स्टैंडिंग कमेटी है उसको रिकमेंड किया, और उसका अध्यक्ष कौन है? दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के नेता, राज्यसभा में, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। उनके दिए गए संस्तुतियों के आधार पर यूजीसी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया। अब बताइए बीजेपी कहां आई इसमें? एक दूसरा, एक बात तय है कि बीजेपी को स्टैंड तो लेना पड़ेगा। आरएसएस भी स्टैंड लेती है, बीजेपी भी स्टैंड लेती है, लेकिन गैर भाजपा दलों के लिए स्टैंड लेना आसान है। गैर भाजपा दलों के लिए, मैं सरल शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहा हूं मित्रों, कि गैर भाजपा दलों के लिए चूंकि उनको वोट हिंदुओं में जाति विभाजन से ही उनको वोट आएगा, लेकिन बीजेपी के लिए यह फैसला कर पाना बहुत ही मुश्किल है कि अपना कौन पराया कौन। बीजेपी के लिए दाहिना हाथ और बायां हाथ वाली स्थिति है। बीजेपी किसी हाथ को नहीं काट सकती। यह बात सच है या नहीं है? कमेंट करके बताइएगा आप मित्रों। बीजेपी किसी भी हाथ को कटा हुआ, कोई भी कटा हुआ हाथ एफोर्ड नहीं कर सकती। और मित्रों, यह ऐसी दुविधा बीजेपी के पास पहली बार आई है, नहीं है मित्रों। मैं बताऊं आपको सच्चाई, इससे पहले भी जब मंडल आयोग लागू हुआ था देश के अंदर, कई बार मैं जब सुनता हूं टीवी चैनल्स पे, कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देश के बड़े बड़े पत्रकारों को, मूर्धन्य पत्रकारों को दावा करते हैं कि हम 50 साल का राजनीतिक पत्रकारिता का अनुभव है। बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं मित्रों। कई ऐसे लोगों को जब मैं सुनता हूं कि मंडल के खिलाफ लाल कृष्ण आडवाणी कमंडल लेकर रथ यात्रा करने चले गए थे, तो मुझे लगता है कि कहां से ये बौद्धिक दिवालियापन के शिकार पत्रकार कैसे हो सकते हैं भाई। और इसको कोई डिफेंड नहीं करता, लेकिन सच्चाई है कि बीजेपी डिफेंड नहीं कर सकती। बीजेपी के लिए वही बात कहावत है मित्रों कि जैसे मनुष्य के लिए दूध और मछली, ठीक है, एक साथ नहीं खाया जा सकता है ना, नुकसान, जहर बन जाएगा दूध और मछली, ठीक है। तो यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए हो जाती है जब हिंदू को, समाज को जाति में बांटने की बात होती है। क्योंकि बीजेपी का जो राजनीतिक सपना है
वो सपना धूल धूसरित हो जाता है। तो बात कर रहे थे मंडल आयोग की। मित्रों, सितंबर 1990 में मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होती है। आप सब दर्शक, मैं कोई कभी भी झूठ नहीं बोलने का प्रयास करता हूं, झूठ तो बोलता ही नहीं हूं। हाँ, कई बार तथ्यात्मक गलतियां मुझसे भी हो सकती है, मैं भी इंसान हूं। कुछ चीजें बातचीत करते समय स्मृति से लोप हो जाता है उसका, तो फिर गलती हो जाती है मुझसे भी। उसके लिए मैंने कई बार माफी मांगी है, हो सकता है। लेकिन मैं दावे से बता रहा हूं, 1990 में सितंबर महीने में मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होती है देवीलाल की रैली को फ्लॉप करने के लिए। ठीक है, सही है। लेकिन राम जन्मभूमि पर मंदिर बनेगा, उसका आंदोलन बीजेपी 1987 से चला रही थी, 1987 से। तो अब आप बताइए कि चाहे वो पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, चाहे वो आशुतोष हो, चाहे वो रवीश कुमार हो, चाहे और जितने बड़े बड़े पत्रकार हैं देश के, मैं नाम लेकर क्यों उनको महिमा मंडित करूं? कभी आपने सुना है कि सच बोलते हुए कि नहीं? राम जन्मभूमि मंदिर के आंदोलन के कारण जो हिंदू एकजुट हो रहा था, उसको तोड़ने के लिए मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करके समाज के अंदर, लागू करना गलत नहीं था, लेकिन आप याद रखिए कि लागू होने के बाद जिस प्रकार का हिंसक विरोध हुआ, क्या वो होना चाहिए था? किन लोगों ने हिंसक विरोध किया था मित्रों? सड़क पर कौन सी ऐसी ताकतें थी जिसने हिंसक विरोध करने के लिए लोगों को भड़काया था? बताइए आप, कौन सी ताकत थी? कौन लोग थे जिन्होंने उस समय अग्री जाति के लोगों को आगजनी करने के लिए भड़काया था? तथाकथित अग्री जाति के लोगों की बात मैं कर रहा हूं मित्रों। बताइए आप, उदाहरण देखिए, कौन लोग थे? मैं कई राज्य के नाम बता सकता हूं, कई नेताओं के नाम बता सकता हूं, जिन लोगों ने सड़क पर आंदोलन ने हिंसक विरोध किया था। और संसद में किसके भाषण से वो हंगामा मचा था? राजीव गांधी का भाषण था मित्रों, मंडल आयोग के खिलाफ। क्या बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी ने कभी मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करने का विरोध किया था? क्या नहीं किया था? तो इसीलिए कहा जाता है कि भारत में हिंदू समाज के अंदर एकता तभी आ सकती है जब दो चीज होना चाहिए उसके लिए। एक होना चाहिए समता और दूसरा होना चाहिए ममता। नहीं, समता और ममता। समता और ममता के बगैर कोई भी न्याय नहीं हो सकता, कोई भी न्याय नहीं हो सकता। तो इसीलिए दोनों पक्ष को यूजीसी विवाद पर मुझे लगता है कि माने चाहे वो तथाकथित सवर्ण हो, तथाकथित पिछड़े हो, तथाकथित दलित हो, इन सबको यही याद रखना चाहिए कि भारत ही हमारा एकमात्र देश है दुनिया में। हमारा एकमात्र भारत ही हमारा है। इसके अलावा हमारे लिए दुनिया में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। सच है या गलत है बताइएगा? केवल भारत ही ऐसा जगह है मित्रों जहां पर हम सुरक्षित रह सकते हैं। वैसे यहां भी सुरक्षा की गारंटी नहीं होती है। जब आत्मघाती हमले होते हैं, सीरियल बम ब्लास्ट हुआ करते थे, तो यहां भी हम सुरक्षित नहीं थे। लेकिन आज भी अगर हम केवल अपने आप को सुरक्षित रह सकते हैं तो वो भूमि भारत की ही भूमि है। और इस भूमि पर सबका हक है, सवर्णों का, दलितों का, पिछड़ों का। इस भूमि में कभी भी न सवर्णों ने विभाजन मांगा, न पिछड़ों ने मांगा, न दलितों ने विभाजित किया है इसको। सच है या गलत है? मैं जिन बातों को कहने का प्रयास कर रहा हूं आप समझने का प्रयास कीजिए। भारत में न अगरों ने, न दलितों ने, न पिछड़ों ने, न आदिवासियों ने कभी भी भारत को विभाजित करने की बात नहीं कही है। कितने सहमत हैं बताइएगा? आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।